Break. 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 Now. Ladies and gentlemen, the Sherdos, soaring the skies, separate and independently, like falcons. पाक फजाया के शाहीन झपटने पलटने और पलटकर झपटने को तैयार। PAF एकेडमी रिसालपुर में शाहीनों का शानदार फजाई मुजाहरा। तैयारों की घन गरज ने दुश्मन पर धाक बैठा दी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और तकरीब के शुरका ने शाहीनों की कारकर्दगी को सराहा। Let me make it clear that there can be no peace in South Asia without a just and a fair settlement of the Jammu and Kashmir dispute in line with the UN resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. हमारी क़याम अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है। यकीन दिलाता हूँ कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर कोशिश करेंगे। आलमी माशी बहरान से पाकिस्तानी अवाम को मुतासर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का असगर खान अकेडमी रिसालपुर में PAF पासिंग आउट तकरीब से खिताब। सूडान में मुकीम पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से लाने वाला पाक फजाइया का एयर बस तैयारा 149 मुसाफिरों को लेकर जद्दा से कराची पहुंच गया। आज शाम मजीद 2 तैयारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। एक सूडान के बंदरगाह और दूसरा जद्दा से पहुंचेगा। पाकिस्तानियों के महफूज इनखला पर ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की सूडान से बाहिफाजत वतन वापसी पर इजहार तशक्कुर। सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला की कोशिशों पर पूरी टीम को शाबाश। सूडान से तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी तक भरपूर जज्बे से काम जारी रखें। वज़ीर आज़म की टीम को हिदायत। सूडान से बाहिफाजत 149 पाकिस्तानियों के वतन वापसी का खैर मकदम। सूडान में मौजूद आखिरी पाकिस्तानी की जल्द अज जल्द महफूज वतन वापसी तक काम जारी रखेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे होगा। इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। फैसले आईनी दायरा में रहते हुए रियासत और अवाम के मफाद में करेंगे। हुकूमती टीम के अरकान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। पाक फौज मुल्क की दिफा और वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार। मुसल्लह अफवाज हर किस्म के हथियारों, जंगी साजो सामान और जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्सेज की हामिल। मीडिया में फौज के हथियारों के निज़ाम, जंगी सलाहियत पर सवाल उठाए गए। ये मुबाहिसे और दावे साबिक आर्मी चीफ की मीडिया अरकान से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की बुनियाद पर किए गए। साबिक आर्मी चीफ की बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ISPR। रहीम यार खान कच्चा ऑपरेशन 20वें रोज में दाखिल। पुलिस की कच्चा में पेशकदमी जारी। 2 तरफा शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस ने बस्ती का दुलठानी का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। जराइम पेशा नासे से खाली करवाए गए इलाकों में मजीद पुलिस कैंप्स कायम कर दिए गए। 3 डाकू हलाक, 28 कारिंदे गिरफ्तार। भारी मिकदार में खतरनाक हथियार भी बरामद। तर्जुमान पुलिस। कराची में शाहराह फैसल के करीब अमारत में आतशज़दगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फर्जी कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां। बेगुनाह नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल किए जाने का खदशा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी से सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा।
سوڈان میں فائر بندی کے باوجود صورتحال کشیدہ، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور ایندھن کی قلت، خانہ جنگی میں ہلاکتوں کی تعداد 512 ہو گئی، 4000 سے زیادہ زخمی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور پنجاب کے کئی شہروں میں بارش۔ ملکہ کوسار مری میں بارش سے موسم سرد، گلیات میں ژالہ باری، سیاح موسم کا لطف اٹھانے لگے۔ ٹھٹھہ کے ساحلی علاقے میں دفعہ 144 نافذ، ماہی گیروں کے شکار پر پابندی۔ This time the short of the length. Oh, that's gone right past that shot. پاکستان نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز، پہلے میچ میں قومی ٹیم کی 5 وکٹوں سے کامیابی۔ گرین شرٹس نے کیوز کا 289 رنز کا ہدف 48.3 اوورز میں 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ فخر زمان کی 117 رنز کی شاندار اننگز۔ 5 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔ دوسرا میچ کل راولپنڈی میں ہی شیڈول، مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ Pumped away by Babarazza. ون ڈے انٹرنیشنلز میں 500 فتوحات، پاکستان سنگ میل عبور کرنے والی دنیا کی تیسری ٹیم بن گئی۔ قومی ٹیم نے 500 فتوحات اپنے 995 ون ڈے انٹرنیشنل میں مکمل کی۔ پاکستان سے قبل آسٹریلیا اور بھارت 500 ون ڈے میچز جیت چکے ہیں۔ اور سٹار بلے باز بابر اعظم کے نام ایک اور اعزاز، تیز ترین 12000 انٹرنیشنل رنز مکمل کرنے والے پاکستان کے پہلے، ایشیا کے دوسرے جبکہ دنیا کے چھٹے بیٹر بن گئے۔ تینوں فارمیٹس کی 277 اننگز میں 12000 رنز مکمل، یہ سنگ میل عبور کرنے والے 8ویں پاکستانی پلیئر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں صدف علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کے حل میں مضمر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کرنے والے بھارت نے اگست 2019 سے کشمیر کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ پاک فضائیہ بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں نمایاں ہے، جس نے متعدد مرتبہ دشمن پر اپنی برتری ثابت کی ہے۔ تفصیل بتائیں گے شاہ رخ شفیع۔ رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مسلسل مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جس نے اگست 2019 سے کشمیر کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ Let me make it clear that there can be no peace in South Asia without a just and a fair settlement of the Jammu and Kashmir dispute in line with the UN resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. We condemn the grave human rights violations in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and urge the world to take note of the illegal changes introduced by India post August 2019. وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فضائیہ بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں نمایاں ہے، جس نے متعدد مرتبہ دشمن پر اپنی برتری ثابت کی ہے، جس کی تازہ مثال فروری 2019 ہے۔ The most recent example of PF's professionalism was our befitting and determined response to the Indian aggression in February 2019. The whole world saw how our brave sons of the soil humiliated the Indian Air Force in a show of exceptional skill and expertise. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ متعدد چیلنجز کے باعث دنیا بھر کو بحرانوں کا سامنا ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے گی اور جلد ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ I am aware that the cost of living crisis has added to the people's woes and adversely affected all walks of life. We cannot leave our people at the mercy of the disruptions
in the global markets, we need to build resilience and protect our economy from global shocks. This is possible if we think long and hard and introduce structural reforms in the economy to make it sustainable. वज़ीर आज़म ने पास आउट होने वाले तमाम कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन, मुनज़्ज़म और पेशावराना कैडेट्स की सरबराही पर एयर चीफ को खराज तहसीन पेश किया। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PAF असगर खान अकेडमी रसालपुर से पास आउट होने वाले कैडेट्स को खराज तहसीन पेश किया है। वफाकी वज़ीर ने अपने ट्वीट में अल्लामा इकबाल का शेर भी शामिल किया है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। और नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि सूडान में जारी कशीदगी के बाद वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली फ्लाइट 149 अफराद को लेकर कराची पहुंच गई है, जिसकी तफसील बता रहे हैं नवाब अली शाह। सूडान में फंसे पाकिस्तानी बहुत मुश्किल सूरत हाल में थे और सूडान से बाहिफाजत इनखला आसान न था। ऐसी सूरत हाल में वजारत खारजा ने तमाम पाकिस्तानियों को कश्तियों के जरिए सऊदी अरब मुंतकिल किया। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज के जरिए उन्हें वतन वापस लाया गया। हुकूमत पाकिस्तान के भी हम बड़े मशकूर हैं और सफ़ीर पाकिस्तान और सफ़ारे का जितना भी अमला है उन्होंने दिन रात जदोजहद करके उनकी अंत तक कोशिशों से आज हम बखैरियत अपने मुल्क में पहुँचे। वहाँ पे लोगों की जानों को ख़तरा था, हमारी कोई चीज़ सिक्योर नहीं थी। हम बहुत मुश्किल से वहाँ से एम्बेसी के थ्रू वहाँ तक पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुँच गए। उसके बाद जो हमारी टीम वहाँ पे वर्क कर रही है, रियली दे आर वेरी वर्क हार्ड। अल्लाह ताला ने जो फरिश्ता बनाकर भेजा है एयरफोर्स को। I really thank the Pakistani embassy there in Khartoum, and I am overwhelmed because Pakistan is my second country. पाकिस्तानी सफारत खाने ने बहुत अच्छा काम किया सूडान में। इस मौके पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से वतन पहुँचने वाले अफराद को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और उन्हें खुशामदीद कहा गया। हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन 1000 पाकिस्तानी वहाँ थे जो वापस आना चाहते हैं। वो हमारा फ़र्ज़ है कि उन्हें हम वापस जिस हद तक मदद कर सकते हैं मुल्क में लाने की मदद कर सकें। वज़ीर आज़म ने, वज़ीर खारजा और उसकी पूरी टीम ने एक अच्छा इक़दाम लिया और जिसकी वजह से आज ये लोग यहाँ पर हैं। और आखिरकार वो पाकिस्तानी जो काफ़ी दिनों से वहाँ पे परेशानी का शिकार थे खाना जंगी की वजह से, उनको प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरेस्ट लेके वहाँ से निकाला है। हुकूमत ने सूडान से वापस आने वाले अफराद की आसानी के लिए जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम अफराद के तिबी मुआयने और कागजी कार्रवाई के लिए खुसूसी काउंटर तश्कील दिया है। सूडान में मुकीम पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि आखिरी पाकिस्तानी के वतन पहुँचने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। PTV न्यूज़ के लिए कराची एयरपोर्ट से नवाब अली शाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सूडान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए इनखला में मसरूफ़ पूरी टीम की काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने टीम को हिदायत की है कि वो तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी तक भरपूर जज्बे से काम जारी रखें। वज़ीर आज़म ने 847 पाकिस्तानियों की बाहिफाजत सूडान की बंदरगाह और 107 पाकिस्तानियों का जद्दा पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने जद्दा में सरकारी रिहाइश और पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए पाक फ़ज़ाइया के इंतज़ामात की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ममलकत ख़ारजा हिना रब्बानी घर, सेक्रेटरी ख़ारजा, सूडान में पाकिस्तान के सफ़ीर और सिफारत खाने के हुक्काम को भी ख़िराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सूडान से बाहिफाजत निकाले गए 149 पाकिस्तानियों का वतन वापस पहुँचने पर खैर मकदम किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सूडान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाखैरियत घर वापसी तक PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी रहेगा। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दोहरे मयार ने निज़ाम अदल को दफन कर दिया। पार्लियामेंट के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अगर मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवीद असहर। 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently,
Mia Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. قومی اسمبلی کے ایوان میں وزیر اعظم پر اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوئی تو 180 ارکان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا. قرارداد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پیش کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھرپور اعتماد پر اتحادی رہنماؤں اور ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کے دوہرے معیار نے نظام عدل کو شدید متاثر کیا ہے. ایک پارٹی ہے، اس کا ایک مذموم ارادہ ہے کہ وہ یہاں پر جمہوریت کی آڑ میں فاشزم لے کے آنا چاہتے ہیں. صرف پنجاب میں الیکشن ہوں گے 6 مہینے پہلے تو اس کا کیا پیغام جائے گا کہ پنجاب خدا نخواستہ ایکسپلوئٹ کر رہا ہے پاکستان کے باقی صوبوں کو. اور ہم اس 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. تو آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے، اس کی پاداش میں جناب اسپیکر مجھے وہ اگر گھر بھجواتے ہیں تو خدا کی قسم 1000 بار جانے کو تیار ہوں، مگر میں ان کا مان نہیں توڑوں گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عدلیہ کو آئین سازی کے اختیار نہیں، پارلیمان کے تقدس اور آئینی حیثیت کو چیلنج نہ کیا جائے. آئین کو بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، یہ پارلیمان کا اختیار ہے. عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. آج یہ ہے وہ قانون کی خلاف ورزی اور آئین کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ عمران نیازی اور اس کے حواری مسلسل سازشیں کر رہے ہیں. عمران نیازی کے اشارے پر 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہا گیا کہ آپ IMF کی شرائط جو وفاقی حکومت، جو نئی حکومت تھی، اس کے لیے مشکلات قائم کرنے کے لیے، وہ مشکلات میرے لیے نہیں تھی، جناب زرداری صاحب کے لیے نہیں تھی، 22 کروڑ عوام کے لیے تھی. ان کے راستے میں کانٹے بوئے جا رہے تھے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ان شرائط کو نہیں مانتے. یہ وہ سازش ہے. یہ سازش میرے خلاف، یہ اس حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ اس ایوان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. انہوں نے کہا کہ بیرونی سازش کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا. اب روس سے سستے تیل کا جہاز جلد پاکستان آ رہا ہے. رشیا میں پاکستان کے لیے سستے تیل کا جہاز، اس میں تیل جو ہے اس میں لادا جا رہا ہے اور وہ جلد پاکستان لے کے آئے گا. مجھے بتائیے کہ امپورٹڈ حکومت ہوتی تو روس ہمیں تیل دیتا. وزیر اعظم نے کہا کہ PTI سے بات چیت سینٹ میں ہوگی. انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کا کردار پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے. ثاقب نثار اور طارق رحیم کی گفتگو مین سٹریم میڈیا پہ بھی چل رہی ہے اور وہ سازش کھل کے سامنے آ گئی. دھاندلی کا بازار گرم کیا. 2.5 سال دن رات سو موٹو لے کر اس قوم کا حلیہ بگاڑ دیا. وہ ثاقب نثار جس نے PKLI میں اپنے بھائی کو بھرتی کرانے کے لیے اس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں طارق رحیم کو، خواجہ صاحب وہ دیکھ لینا، وہ فلانے نے وکیل کر لو. اب اس کے بعد کوئی شک رہ گیا ہے؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں کیسے دھاندلی ہوئی اور کس طرح RTS بند کروا دیا گیا. ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ وہ فراڈ الیکشن کس طرح ہوئے، کس طرح جنوبی پنجاب کے لوگوں کو مجبور کیا گیا. یہ تاریخ میں پہلا الیکشن تھا کہ دیہاتوں سے چند گھنٹوں میں نتائج آنے شروع ہو گئے اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے مہینوں التفا کا شکار ہو گئے. ثاقب نثار نے حکم دے دیا کہ مزید گنتیاں عدالتوں میں بند ہوں گی. دھاندلی کے لیے انتظامات کیے گئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 3 رکنی بینچ کا نہیں 4 رکنی بینچ کا فیصلہ مانتے ہیں. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. رسالپور میں PAF اصغر خان اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اور جنگی طیاروں نے فلائی پاس کا شاندار مظاہرہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف گریجویشن پریڈ کی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تفصیل ملک عمر سے.
پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ تقریب میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور اعلیٰ عسکری قیادت بھی موجود تھی۔ اس موقع پہ کیڈٹس اور تقریب کے شرکاء نے بآواز بلند قومی ترانہ پڑھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو بیجز لگائے۔ تقریب میں عمدہ کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا۔ پاک فضائیہ کے صفحے اول کے طیاروں معراج طیاروں نے پی اے ایف اکیڈمی اصغر مال کی فضاؤں میں پہلی بار فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی پیش کی۔ JFC ایئر کرافٹ، F-16 اور قوم کا فخر JF-17 تھنڈر طیاروں نے بھی فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر اتحادی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ پہلا راؤنڈ کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ حکومتی ٹیم میں اسحاق ڈار، نوید قمر، اعظم نذیر تارڑ، یوسف رضا گیلانی، خواجہ سعد رفیق، کشور زارا اور محمد ابو بکر شامل تھے۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر PTI وفد کا حصہ تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہمیں آئین کے اندر رہ کے معاملات کو یعنی ہینڈل کرنا ہے اور ریاست اور عوام کے مفادات کو ہم نے مد نظر رکھ کے سارا معاملہ جو ہے کرنا ہے۔ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ بات کریں گے، وہ اپنی ظاہر کے لیڈرشپ سے بات کریں گے اور کل میرا خیال ہے کہ ہماری مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے آج اچھے ماحول میں بات کی ہے۔ ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہوں گی وہ ہمارے سامنے رکھیں گے اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی سامنے رکھ دیں گے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم PTI کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہی، جس کی تفصیل بتائیں گے وقار حیدر۔ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ بولے ہم کسی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بن رہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلوں سے میڈیا کو آگاہ بھی کیا۔ اگر ہماری عدالتیں مختلف انتظامی اداروں کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، شیڈول خود دیتی ہے اور پھر کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں، اور سیاستدان بھی نہیں، تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں، تو یہ پہلو ذرا ہمارے نزدیک قابل اعتراض تھا۔ لیکن اگر سینٹ کے اندر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے تو وفاق پاکستان کا ایک ادارہ ہے، تاہم ہم اس کا حصہ پھر بھی اپنے اصول کے تحت نہیں بن رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ میں آج کی سماعت کو مثبت پہلو قرار دیا۔ کہا پہلے سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ PTI سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی قیادت سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہمیشہ ایک تاریخ پہ ہوئے ہیں۔ کیا ہم سیاسی طور پر یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوا آج، جو پارٹی پنجاب میں کامیاب ہوگی پھر وفاق میں بھی وہی کامیاب ہوگی، اور ایک صوبے کی جو مناپلی ہے جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا، چھوٹے صوبوں کو مطمئن کیا گیا، اس سب پر پانی پھر جائے گا اور پھر 3 صوبے جو ہیں وہ ایک صوبے کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ بولے مردم شماری پر بھی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، ساتھ ہی 2018 کا الیکشن چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی ہمیشہ دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے دوران بھی وطن عزیز کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات سے متعلق سوال پر محمد نواز شریف نے کہا کہ تحریک انصاف والوں کی خواہشات اور مطالبات سے سب واقف ہیں۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ किंग चार्ल्स और क्वीन कंसोर्ट कमिला की कोरोनेशन में शिरकत के लिए 6 मई को बरतानिया का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक लंदन में वज़ीर आज़म दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास में शिरकत भी करेंगे। इस मौके पर 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। बरतानवी शाही ख़ानदान पाकिस्तान और उसके आवाम के दोस्त हैं। इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर ममलकत खारजा हिना रब्बानी खर की सदारत में जापान को पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत की बरामदात में इजाफे के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत में इजाफे के मौक़े और इसमें नई राहों के तयन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत की बरामदात से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए रुकावटों को दूर करने पर भी जोर दिया गया। इजलास में वज़ारत खारजा, मुतल्लिका वज़ारतों और पाकिस्तान एम्बेसी जापान के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 180 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,636 पर ट्रेड कर रहा है। अब तक बाजार हिस्स में 271 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 150 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 99 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 22 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आया। और कौमी असम्बली का इजलास सदर नशीन महमूद बशीर वर्क की सदारत में जारी है। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने ऐवान को बताया कि तालीम के फ़रोग़ के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ साथ टेली स्कूल, स्कूल ऑन व्हील समेत फासलाती निज़ाम तालीम के मनसूबों पर काम किया जा रहा है। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास सदर नशीन महमूद बशीर वर्क की सदारत में जारी है। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने ऐवान को ये बताया है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ साथ टेली स्कूल और स्कूल ऑन व्हील समेत फासलाती निज़ाम के मनसूबों पर काम किया जा रहा है। कौमी असम्बली के इस इजलास में मामूल की कार्रवाई का सिलसिला जारी है और आपको ये आगाह करें कि आज के इस इजलास में जहां मामूल के एजेंडे पर बात की जा रही है, वहीं मुअज़्ज़ज़ जो मेंबरान असम्बली हैं वो अपने अपने टर्न के ऊपर इजहार ख्याल भी कर रहे हैं। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने ऐवान को बताया कि तालीम के फ़रोग़ के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ साथ दीगर जो मनसूबे हैं उन पर काम किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसील जानते हैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम से। जी नमूद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज कौमी असम्बली का इजलास जैसे शुरू हुआ है तो वक्फा सवालात में सबसे पहले जो लिटरेसी रेट के हवाले से जो सवाल किया गया था उस पर वफाकी वज़ीर जो तालीम और पेशा वराना तरबियत के जिनके पास चार्ज है, उन्होंने बताया कि हुकूमत ने तालीम के फ़रोग़ के लिए टेली स्कूल, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें बच्चों को जो है स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत दूर दराज इलाकों में तालीम की जो है फरहमी वो मुमकिन बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर है, यानी कि आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल नहीं जाते। उनको स्कूल में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने इस बात का यहाँ पर वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये मेरा वादा है कि 30 जून तक वफाकी दारुल हुकूमत पर 17,000 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जाएगा और ये 0% पर कम अज़ कम वफाकी जो इलाका है, जो वफाकी दारुल हुकूमत है, इसको 0% पर लेकर आएंगे। लेकिन इस पर ज़्यादा सवाल होने की बाइस और ख़ासतौर पर HEC के सवालात से मुतल्लिक जो एक लिस्ट मांगी गई थी, उसके हवाले से जब ये मामला बढ़ा तो जो पैनल ऑफ चेयर है महमूद बशीर विक, उन्होंने ये मामला मुतलका कायमा कमेटी के सुपुर्द किया है और कहा है कि इसमें जाके मुकम्मल तौर पर वो लिस्ट जो जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान से वज़ाइफ हासिल किए हैं या स्पॉन्सरशिप ली है, उनकी तफसील और जो मुतासरा इलाका जो है सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान के, वहाँ पर जो तालीम के फ़रोग़ के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, उसकी तफसील वहाँ पर डिस्कस की जाए। जी मुस्लिम आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अदालत की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट जमा करवा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत ख़जाना से भी रिपोर्ट तलब की है। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अदालत की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट जमा करवा दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत ख़जाना से भी इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली इस समाअत के हवाले से भी आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि तमाम सियासी जमातें आपस में इत्तफाक राय के साथ जो है वो फैसला करें। अदालत जो है वो इस हवाले से किसी को बाउंड जो है वो नहीं करती है और आज ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत ख़जाना से जो है वो इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है।
और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की इस्तदा की है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस एक संजीदा मामला है। उस रोज़ तोड़ फोड़ तो हुई मगर जिम्मेदारान का तयन किया जाना है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि इस अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाएंगे। इमरान खान को इस हुक्म पर अमल न करने पर नोटिस जारी किया जाए। तोड़ फोड़ करने वाले सब लोग पीटीआई के थे। ट्वीट्स मौजूद हैं, लोगों को वहां बाकायदा बुलाया गया था। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आइंदा जुमे को मजीद दलाइल तलब कर लिए हैं। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 10 लाख रुपए मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ 12.5 करोड़ रुपए की मुबैना रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया था। और अफवाज पाकिस्तान की तैयारियों से मुतालिक ISPR ने अहम बयान जारी किया है। अफवाज पाकिस्तान हमा वक्त तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हथियारों, जंगी साजो सामान को हमेशा तैयार रखती हैं। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स की हामिल हैं। पाक फौज की जंगी तैयारियों से मुतालिक मीडिया में बहस सामने आई, जिसमें फौज के हथियारों के निज़ाम, जंगी सलाहियत पर सवाल उठाए गए। ISPR के मुताबिक मुबाहिसे दावे साबिक आर्मी चीफ की मीडिया अरकान से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की बुनियाद पर किए गए। साबिक आर्मी चीफ की बातचीत को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया। नाज़रीन, पाक फौज का रहीम यार खान में ज़राअत की पैदावार में अहम किरदार। सूबा पंजाब की ज़राअत का 25% ज़िला रहीम यार खान से हासिल होता है। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि रहीम यार खान कच्चा ऑपरेशन 20वें रोज़ में दाखिल हो गया है। पुलिस की कच्चा में पेशकदमी जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कच्चा कराची का बेशतर इलाका जराइम पेशा अनासर से क्लियर करवा लिया गया है और पुलिस ने 2 तरफा फायरिंग के बाद बस्ती कादो लाठानी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। क्रिमिनल्स पुलिस के आगे बेबस, अंदरून कच्चा के खतरनाक इलाकों में भी पुलिस का कंट्रोल है। जराइम पेशा अनासर से खाली कराए गए इलाकों में मजीद पुलिस कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने सिखानी, इमरानी, दोलानी, लंड, लठानी मुताबिद खतरनाक गैंग्स के दर्जनों खुफिया ठिकाने तबाह कर दिए हैं। 3 डाकू हलाक और 28 कारिंदे गिरफ्तार हुए हैं। भारी मिकदार में खतरनाक हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि पुलिस जजीरा नुमा कच्चा रजवानी की जानिब पेशकदमी जारी रखे हुए है। पुलिस ने जजीरा नुमा कच्चा रजवानी का घेराव करते हुए क्रिमिनल्स के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस फोर्स कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ तमाम तर सलाहियतें और वसाइल बरोकार ला रही है। पुलिस फोर्स आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कच्चा में मुकम्मल अमन व अमान के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पुलिस कच्चा क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी या सरेंडर होने तक पूरी कुव्वत के साथ ऑपरेशन जारी रखेगी। भारत में आज़ाद खालिस्तान के क़याम की तहरीक इस कदर मजबूत हो चुकी है कि इसे नुकसान पहुँचाने के मोदी सरकार के तमाम हरबे नाकाम हो रहे हैं। भटिंडा में 4 भारतीय फौजियों के कत्ल, अमृतसर में किसानों के एहतजाज और सिखों में बढ़ती बेचैनी से खौफज़दा भारत सरकार खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तफसील अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट में। भारत में रहने वाले सिख हिंदू इंतहापसंद नजरियात से तंग आ चुके हैं। यही वजह है कि भारतीय पंजाब में एक बार फिर हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया है। 12 अप्रैल को भटिंडा में इंडियन आर्मी कैंप में 4 भारतीय फौजियों की पुरस्कार हिलाकत को भी खालिस्तान तहरीक का शाखसाना करार दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में G20 इजलास के इनकाद के खिलाफ अमृतसर में किसान तंजीमों की जानब से वसी पैमाने पर एहतजाज भी किया गया। 27 मार्च को अमरीकी अदालत ने भारतीय पंजाब के वजीर आला और गवर्नर को सिखों के खिलाफ बढ़ते रियासती मजालम पर तलबी के समन भी जारी किए थे। खालिस्तान तहरीक के सरबराह अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालात कशीदा हो चुके हैं। अमृतपाल सिंह ने गिरफ्तारी देने के लिए संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के आबाई गांव रोडे का इंतखाब किया। आज इस पवित्र स्थान ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले का जन्म स्थान है। पिछले 1 महीने तो जो कुछ वापरिया है वो तुसीं सारा कुछ देखिया। मैं होना नहीं, थोड़े समय च संखेप च आपां गल निबेड़ देनी है। 1 महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखां ते ढाया है, उस जबर नूं जिहड़ा प्रताप इस करके हो गया। जे कल गिरफ्तारी की गल होंदी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके सी जिन्हां नाल सहयोग भी करदा।
खालिस्तान तहरीक के गिरफ्तार रहनुमाओं को रियासत आसाम के डिब्रूगढ़ में मुंतकिल किया जा चुका है। सरदार समरनजीत सिंह मान समेत दीगर खालिस्तानी रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। रवां साल खालिस्तान के हामियों की तरफ से 23 ममालिक में मुतादिद मुजाहिरे हो चुके हैं। इन मुजाहिरों के नतीजे में कई भारतीय कौंसल खाने तक बंद करने की नौबत आ गई। दुनिया भर में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में लाखों सिख अलहदा मुमलिकत के हक में फैसला सुना चुके हैं। सिख पुरज़्म हैं कि फस्ताई मोदी सरकार की तमाम तर साजिशों के बावजूद वो अपना बुनियादी इंसानी हक आज़ादी हासिल करके रहेंगे। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाक फौज का रहीम यार खान में ज़राअत की पैदावार में अहम किरदार। सूबा पंजाब के ज़राअत का 25% ज़िला रहीम यार खान से हासिल होता है। यहाँ की अहम फसलों में कपास, गन्ना, गंदम और सरसों की पैदावार शामिल है। आज रहीम यार खान का 13,44,000 एकड़ रकबा काबिल काश्त है। 1992 में इसका 5 मंसूबा पाक फौज के हवाले कर दिया गया, जिसे पाक फौज बतरीक़े एहसन चला रही है। जनूबी पंजाब का एक अहम ज़िला है। इस ज़िले की अहमियत इसका ज़राअत में खुद कफील होना है। यहाँ बहुत सी फसलें पैदा होती हैं, जिनमें कपास, कमाद, गंदम और सरसों शामिल है। आज रहीम यार खान का 13,44,000 एकड़ रकबा काबिल काश्त है, मगर 1981 से पहले हालात ऐसे ना थे, बल्कि आज से यकसर तब्दील थे। उस वक्त सेमथोर की वजह से 14,44,000 एकड़ रकबा नाकाबिल काश्त था। 1981 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से वाबडा ने एक मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका नाम स्कार्प 6 रखा गया। उस प्रोजेक्ट की रॉ से सेम ज़दा ज़मीनों में ट्यूबवेल लगाकर ज़ेर ज़मीन खारे पानी को निकालना था, जिससे ज़मीन काबिल काश्त बनाई जा सकती थी। 1989 में यह प्रोजेक्ट वाबडा ने पंजाब इरिगेशन के हवाले किया, जो बाद में 1992 में चंद इंतजामी उमूर की वजह से पाक फौज के हवाले कर दिया गया, जिसको आज दिन तक पाक फौज बतरीक़े आसन चला रही है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल असलम है। मैं बतौर एसडीओ यहाँ पे तैनात हूँ। स्कार्प 6 में टोटल 514 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो दिन के औकात में चलते हैं, जो सेम वाला खारा पानी ज़मीन से निकाल कर सेम नालों में डालते हैं। इन सेम नालों की लंबाई 469 किलोमीटर है। 3 पंपिंग स्टेशन है, जो पानी को निचले खालों से उठाकर ऊंचे खालों में मुंतकिल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क के दीगर अजला में भी मुख्तलिफ स्कार्प प्रोजेक्ट शुरू किए, मगर ये तमाम प्रोजेक्ट मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फ़आल ना रहे और बंद हो गए। पाक फौज की अनथक मेहनत और आला कायदाना सलाहियतों की वजह से स्कार्प 6 प्रोजेक्ट आज भी 96% एफिशिएंसी पर चल रहा है। स्कार्प 6 की बदौलत रहीम यार खान में न सिर्फ ज़राअत ने बहुत तरक्की की है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ बहुत सी ज़राअत से मुंसलिक इंडस्ट्री ने भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। 2022 में बारिशें आई हैं और बारिशें आने की वजह से हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो गया। जो भी फसलें थी उस वक्त उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इन नाले बने हुए थे, उसकी वजह से हमारा जो ये पानी था ना जी, निकासी का, बारिश की निकासी सारी उसमें चलेगी और हमारी ज़मीनें बच गई और हमारी फसलें भी बच गई। मैं यहाँ का लोकल जिम्मेदार हूँ। मेरा 15 एकड़ रकबा है। आज यहाँ आप फसलें देख सकते हैं, जो मेरे और मेरे ख़ानदान की खुशहाली का सबब है। मगर स्कार्प 6 प्रोजेक्ट से पहले ये मेरी तमाम ज़मीन नाकाबिल काश्त थी, जिस पर किसी किस्म की फसल काश्त करना नामुमकिन था और ना ही यहाँ कोई आबादी हो सकती थी। सेम और तौर यहाँ का सबसे बड़ा मसला था। स्कार्प 6 की वजह से आज मेरा रकबा काबिल काश्त। स्कार्प 6 की बदौलत आज जहाँ गंदम की पैदावार 50 मन एकड़ है, कॉटन की पैदावार 22 मन एकड़ है, जबकि गन्ने की पैदावार 1200 से 1600 मन फी एकड़ है। इसी वजह से आज रहीम यार खान सूबा पंजाब में सबसे ज्यादा कॉटन की पैदावार करने वाला जिला है और सालाना 60 अरब से ज्यादा कौमी खजाने में जमा कराता है। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अदालत की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से भी इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज हुसैन से। जी एजाज। जी, ऐसा है कि ये रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये गुज़िश्ता रोज शब्द में जमा कराई गई है और इसमें अदालत को बताया गया है कि फंड्स की फराहमी नहीं हुई और जो वजारत ख़जाना की तरफ से अदालत ने एक जारी किया था हुक्म 4 अप्रैल को, उस हवाले से जो 21 अरब रुपए मुहैया किए जाने थे, वो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अपनी रिपोर्ट में कि वो उन्हें नहीं मिले। इसलिए इंतखाबात जो है वो जो 14 मई जो अदालत की तरफ से एक तारीख दी गई थी, उस पर मुमकिन दिखाई नहीं देते। साथ ही साथ अदालत ने जो है वजारत ख़जाना से भी रिपोर्ट तलब की है और ये 27 तारीख तक ये रिपोर्ट्स तलब की थी दोनों,
جبکہ گزشتہ روز یہ وزارت خزانہ کی طرف سے رپورٹ سپریم کورٹ کو موصول نہیں ہوئی، جس کے بعد آج سپریم کورٹ نے ایک اسپیشل میسنجر کے ذریعے یعنی رجسٹرار آفس نے یہ نوٹس بھجوایا ہے وزارت خزانہ کو کہ جو کل رپورٹ جمع کرائی جانی تھی وہ ابھی تک سپریم کورٹ کو موصول نہیں ہوئی، اس لیے رپورٹ جمع کرائی جائے۔ اب جب یہ رپورٹ موصول ہو جائے گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ مقدمہ سماعت کے لیے کب مقرر ہوتا ہے یا عدالت کی طرف سے اس حوالے سے کیا آرڈر کوئی جاری ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر بھارت کے جاسوسی کے لیے آپریشن دنیا بھر میں پکڑے جانے لگے۔ قطر میں ہندوستانی جاسوسوں کو ممکنہ سزائے موت کا سامنا ہے۔ قطر میں 8 ماہ سے جاسوسی کے جرم میں قید بھارتی بحریہ کے 8 افسران کو 3 مئی کو اگلی عدالتی سماعت کے موقع پر جاسوسی کے سنگین الزامات کا سامنا کرنا ہوگا، جس میں سزائے موت کا امکان بھی شامل ہے۔ یہ بھارتی افسر اسرائیل کے لیے قطر میں جاسوسی کر رہے تھے۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جاسوسی کے تکنیکی شواہد موجود ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے بارہمولہ اور پنچ اضلاع میں کارروائیوں کے دوران مزید 2 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پنچ اور راجوری اضلاع میں چھاپوں کے دوران 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی میں بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ مودی حکومت ایک مضموم منصوبے کے تحت سری نگر میں گروپ 20 کا اجلاس منعقد کر رہی ہے، جس کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر کی حقیقی صورتحال کے بارے میں عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فسطائی مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں گروپ 20 اجلاس کے انعقاد کر کے علاقے میں حالات معمول پر ہونے کے اپنے بے بنیاد دعووں کو تقویت دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس طرح کے اجلاس کا مقصد بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور علاقے میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں سے بین الاقوامی برادری کے توجہ ہٹانا اور 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو جواز فراہم کرنا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے پاک امریکہ تعلقات کو آئینہ نسلوں کا رشتہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد غیر یقینی کہ ایک مختصر مدت کے بعد دونوں ممالک حالات کے تناظر میں اپنے تعلقات کو کامیابی کے ساتھ بحال کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں تھوڑے ہی عرصے میں حاصل شدہ نتائج متاثر کن ہے۔ مشہور امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں پاکستان امریکہ تعلقات کا مستقبل کے موضوع پر ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب میں سفیر پاکستان نے کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا میں تصویراتی استحکام کے لیے اپنا کردار بحال کرے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں عدم توازن کی پالیسی سے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مسعود خان نے امریکہ پر زور دیا کہ پاکستان کے لیے فورن ملٹری فائنانسنگ اور فورن ملٹری سیلز بحال کی جائیں، جنہیں سابقہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے معطل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے پرنسپل ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ الزبتھ ہورسٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات جنوبی ایشیا اور دنیا کے لیے سب سے زیادہ نتیجہ خیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہ ہو اور سرحدوں کا احترام ہو۔ اور ناظرین، پاکستان اور روس دو طرفہ تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں روسی سفارت خانے کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ دیر پا کثیر الجہتی تعلقات رکھنے کا خواہاں ہے۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ توانائی، تجارت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے پاکستان میں روس کے سفیر ڈینیلا وکٹروچ نے کہا کہ پاکستان روس کے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر روسی سفیر نے نمل یونیورسٹی کی پروفیسر اسما نوید کو پاکستان میں روسی زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے خدمات پر میڈل سے بھی نوازا۔ تقریب کے اختتام پر باہمی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے تقریب میں شرکت کی۔ عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے سوڈان سے، جہاں پر فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جنگ بندی کے تیسرے اور آخری روز بھی دونوں جانب تناؤ موجود رہا اور خرطوم کی فضا جنگی طیاروں کی گن گھرت سے گونجتی رہی۔ عرب میڈیا کے مطابق سوڈانی فوج نے درمان اور خرطوم میں ایک بار پھر فضائی حملے کیے، جبکہ ریپڈ سپورٹ فورسز کی جانب سے بھی خرطوم میں زمینی کارروائیاں کی گئیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جوہری تحفظ کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔
अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके जनूबी कोरिया के हम मनसब योन सेक्योल ने व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में शिमाली कोरिया को इंतबाह किया कि अगर वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसे जौहरी रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों या शराकत दारों पर शिमाली कोरिया का जौहरी हमला नाकाबिले कबूल होगा। जौहरी हमले का नतीजा किम जोंग उन की हुकूमत के खात्मे का बाइस होगा। कुछ मजीद कौमी खबरें शामिल करेंगे। कराची में शाहराए फैसल के करीब इमारत में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आग बुझाने के अमल में 3 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल हिस्सा ले रही हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला ननकाना साहब में गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान अब तक 70,000 मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम खरीदी जा चुकी है, जबकि गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 56,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां बरामद भी की गई हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से गंदम खरीदारी मुहिम की मुसलसल निगरानी की जा रही है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा जावेद अहमद मुआविया। जी बिल्कुल, जिला ननकाना साहब में गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान 1,11,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी जो है वो जारी है और अब तक 70,188 मैट्रिक टन गंदम जो है वो खरीदी जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक हसन समेत तमाम ज़िली अफसरान रोजाना की बुनियाद पर गंदम खरीदारी मराकज के जो है वो दौरे कर रहे हैं और गंदम खरीदारी के अमल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज ने गुज़श्ता रोज ननकाना साहब में बनाए गए गंदम खरीदारी मराकज के जो है वो दौरे किए हैं और वहाँ किसानों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया और किसानों से इनके मसाइल भी पूछे। उन्होंने तमाम खरीदारी मराकज पर बेहतरीन इंतजाम करने पर दिल्ली इंतजामी की काविशों को सराहा। काश्तकारों को हम तमाम फैसिलिटीज दे रहे हैं, कोशिश हमारी है कि उनको कोई भी किसी किस्म की इधर प्रॉब्लम ना आए। काश्तकारों पानी, कुर्सियाँ, साया, हर चीज मौजूद है। किसानों को हर किस्म की सहूलत मुयस्सर है। पंजाब गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कोई किसी किस्म की यहाँ काश्तकार जिम्मेदार को तकलीफ नहीं। ज़िली इंतजामिया की जानब से गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक जिले भर में 56,000 से ज्यादा गंदम की जो बोरियां बरामद करके उन्हें सरकारी गोदामों में मुंतकिल किया जा चुका है। किसान आसान और बावकार तरीके से गंदम खरीदारी पर बहुत ज्यादा खुश है। और अभी वक्त हुआ चाहता है आज़ान जुमा का। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिज़्क़ की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि शकरगढ़ में भी गंदम खरीदारी का अमल जारी है। गंदम खरीदारी के सरकारी अहदाफ को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जा रहे हैं। इंतजामात कैसे हैं और किसानों का क्या कहना है, तफसीलात जान लेते हैं शकरगढ़ से इरफान खान खालिद की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शकरगढ़ में भी गंदम की कटाई का अमल जारी है। गंदम की जिला बंदी पर सख्ती से अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। जमींदारों की जानिब से गंदम खरीदारी मरकज पर इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात को सराहा जा रहा है। गंदम सेंटर ते भेजी है, उत्थे बाज तरीके नाल उन्होंने साडा माल लाया, बहुत खुश अखलाक अमला है, हर किस्म का तावन करता है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से गंदम स्मगल करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो हमने की हैं तहसील शकरगढ़ में, उसमें तकरीबन 30,000 जो थैले हैं वो हमने कब्जा में लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ का मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी के मुख्तास करदा अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ इरफान खान खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, शकरगढ़। और अब नजर डालेंगे मौसम की सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वस्ती और जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करें तब भी इस अस्पताल की फैसिलिटीज़ को पूरे नहीं करते। हमारे यहाँ जो मैं टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब से फिर मदद लूँगा, 52 इंक्यूबेटर्स हैं और मैं अभी गया था, मैंने पूरा राउंड भी लिया और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये डिमांड इतनी ज़्यादा है, वो सारे के सारे बच्चों से ऑक्यूपाइड थे, फुल थे। मैंने उनके पेरेंट्स से भी बात की, पूरे सिंध से। मैंने सखर का बच्चा भी एक देखा, उसके पेरेंट्स से बात की, ठट्टा से थे, कराची में कुरंगी के जहाँ पे हम हैं, नाज़माबाद के, जो 4-5 लोगों से बात कर सका वो सब थे और वो सब दुआएं दे रहे थे इस अस्पताल के डॉक्टर्स को, इसलिए कि बच्चा, छोटा बच्चा जब इधर आता है उसकी कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अगर इस जैसे अस्पताल नहीं होते तो उनका बचना है तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बचना मुश्किल है। लेकिन इस अस्पताल की और इस अस्पताल में वो बच्चा आता है जो बिल्कुल जिसका इलाज कहीं और नहीं हो सकता है, सिवाय एक आध जो बहुत बड़े अस्पताल हैं कराची में, जो कि इस किस्म के इलाज के लिए 70-80 हज़ार से लेके लाख रुपया दिन का खर्चा होता है उस इलाज का। वो इधर आता है और इधर डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका जो मोर्टेलिटी रेट है, सक्सेस रेट है, वो 89% है। यानी 100 ऐसा बच्चा आता है तो 89 अल्लाह ताला का के करम से ट्रीट होके और इधर से डिस्चार्ज होता है। इसके बाद मैंने एक ब्रीफिंग भी ली है, जो सारे प्लान्स हैं पूरे सिंध के लिए SICH को जैसे हमने आगे बढ़ाना है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि सखर, लाड़कानो, मीरपुर ख़ास और कंबल शदाद कोट और शहीद बेनज़ीराबाद और शिकारपुर, 6 जगह पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि वहाँ पे भी इस किस्म के अस्पताल बनाएंगे। और फिर उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में वो जो काफ़ी इदारा है वो अस्पताल बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट भी अगले साल की बताई और मैं बता देता हूँ आपको, 3.3 अरब रुपए के करीब रिक्वायरमेंट बताई है और मैंने वादा किया है कि हम बजट में ये पैसे डालेंगे ताकि ये सहूलत पूरे
सिंध के लोगों को मिले। मैं आपको ये बताऊं कि हमें अभी बहुत काम करना है हेल्थ में। अल्लाह ताला का शुक्र है पिछले 5 सालों में, और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके जो है कंग्रेचुलेट करता हूं कि जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है। हमें लेकिन अभी और बहुत काम करना है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए कि कुरंगी में अस्पताल है और कुरंगी के अंदर मैं खड़ा हूँ तो मैंने ऐसे ही भी बैठे हुए लिखा था कि सिर्फ इसके इर्द गिर्द हमने जो डेवलपमेंट की है, यहाँ पे 2 फ्लाईओवर से होते हुए ही मैं आया हूँ। 2.5 नंबर और 5 नंबर का फ्लाईओवर है, 8000 रोड, 10,000 रोड, फिशरमैन चौक जो बनाया है इधर वो है, NICVD नया कुरंगी में बन रहा है, कुरंगी और मलीर का बॉर्डर है जहाँ पे बन रहा है। अभी हम जो बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर जो हमारा C-ARTS का ऑटिज़म सेंटर है वो है। इसके साथ साथ लीनियर पार्क का ऐलान करके गए थे, उस पर काम हो रहा है और एक 16,000 रोड है उस पर काम हो रहा है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अगर आप हिसाब लगाएंगे तो सिंध हुकूमत ने हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मंसूबे बनाए हैं, लेकिन अभी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इंशाअल्लाह ताला हम ये पूरी करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि बच्चों के लिए खुसूसी हस्पताल वालिदैन के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। उन्होंने ये भी कहा कि तिबी शोबे के लिए आइंदा बजट में खतीर रकम मुख्तस की जाएगी। और अभी आपको लिए चलेंगे खेलों की दुनिया में।